हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और जियोग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ये देखिए दूसरी क्लास रहेगी हमारी अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर हमने अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफ़ी जो डिटेल में बात करी थी पिछली वीडियो में। तो वहाँ पर हमने जो डायरेक्ट मेथड्स थे वो हमने डिस्कस करे थे, जिसमें से मैंने एक मेथड आपको बताया था मीटियोराइट्स। तो वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड्स में इंक्लूड होता है। सॉरी फॉर दैट कि मैंने वो उसमें इंक्लूड कर दिया, बट आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा इंक्लूड होता है, तो आप उसे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ज्योग्राफी क्लास है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। बट आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली हैं ऐसी ही, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि जो हमारे फर्स्ट वीडियो चालू होगी तो उसमें हम सबसे पहले एक जो क्वेटेशंस हैं उनमें से एक क्वेटेशंस उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पर आपके सामने एक क्वेटेशन है जो गांधी जी के द्वारा बात बोली गई है और बहुत ही ट्रू बात बोली गई है। उन्होंने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, और ये बहुत ही रिलीवेंट बात है आज के समय में भी। अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं कि वो आपकी रेस्पेक्ट करे, आपको अच्छा बोले, आपके साथ पोलाइटली बिहेवियर आपके साथ रखें, तो वो सारी चीज़ें आपको भी तो उसके साथ करनी होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चेंज आप सोसाइटी में, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, चाहे वो कंट्री की बात हो, चाहे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो, अगर उसमें देखना चाहते हैं देन यू हैव टू बी द फर्स्ट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। चाहे वो फिर आपकी लाइफ में ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपकी सोसाइटी में क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपके घर में ही क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर से भी इम्प्लीमेंट कर लेकर आनी चाहिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप एक इस कोटेशन पर ऐसे लिखिए, तो उसमें से आप जब स्टार्ट करते हैं ना तो काफ़ी बेहतरीन आप एक पॉइंट दे सकते हैं, कोई भी आपके लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये जो कोटेशन है फिट बैठती हो। फिर वहाँ से आप अपनी जो दौड़ है ऐसे के प्रति चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे है ये इस कोटेशन पर एक ऐसे भी पूछा गया था 2013 में, ठीक है। तो ये जो ऐसे था काफ़ी बेहतरीन लिखा गया है। तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से जैसे कि कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोटेशन आती है और कोई भी फिलोसफिकल ऐसे आता है, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं। पॉलिटिकल थॉट्स में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और एक ऐसे को लिखने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। मगर देखिए हमारी जो हिस्ट्री की वीडियो है वो कुछ दिनों से नहीं आ पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी कि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फीवर वगैरह और कफ वगैरह थी और कोल्ड भी था। अभी थोड़ा सा बेटर महसूस कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, सोचा था तब तो ठीक हो गया होगा, मगर उसके बाद दोबारा फीवर चढ़ आया। बट आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लेते हैं। देखिए लैटिट्यूडनल ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है, जो लेटी हुई होती हैं। लैटिट्यूड आप इजीली याद रख सकते हैं कि लैटिट्यूड और लेटाट्यूड, ठीक है, लेटी हुई होती हैं। तो यहाँ से आप इसको ईजिली यहाँ से रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये जो लाइन होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, ठीक है। मगर क्या ये असलियत में लाइन है पृथ्वी पर? नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ताकि हम जो लोकेशंस हैं उनको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें। क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ करता था, जब मैंने आपको बेसिक्स बताया था कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, कोई भी जो अर्थ पर कुछ भी चीज़ है उसको जानने के लिए या तो जोग्राफर्स जो होते थे उनको अपना जो इंडिविजुअल ने फिजिकली विजिट करना होता था उस पर्टिकुलर साइट पर। सॉरी, मार्कर चेंज कर ही लेता हूँ। तो उनको या तो पर्टिकुलर साइट पर फिजिकली विजिट करना होता था या फिर क्या होता था कि वो एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया करते थे और उसके बाद उसे ड्रॉ करते थे मैप को और वहाँ से वहाँ तक चले जाते थे। और दूसरा जो हुआ करता था
नंबर सिस्टम, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको मिलाकर इतना लैटिट्यूड, इतना वो हो गया लॉन्गिट्यूड। तो इनसे ही लोकेशन का जायज़ा लगाया जाता था। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो इसी के लिए काम में आया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको डेवलप करा गया था ताकि जो ईज़िली जो लोकेशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करा जा सके। आज के समय में सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर जो मैप्स हैं डिजिटली क्रिएट करे जा रहे हैं, जैसे गूगल मैप हो गया, ठीक है। वहाँ से आप इजीली किसी भी स्थान को, किसी भी प्लेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहीं ना कहीं हमारे इसी संदर्भ में हेल्प करते हैं, एक लोकेशन को जानने के लिए, किसी स्थान की फिजिकल जो फीचर है उसको जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो कि सीधी की सीधी होती है, ठीक है। ये सीधी बीच में एकदम मिडिल से होकर जाती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और यहाँ पर एक लाइन होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। और ये वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ होती है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, ठीक है। और ये वाली होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो है, ये आप देखते हैं इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा आता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि ये सदर्न पार्ट में है। और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जब हम कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रोल क्या होता है। क्योंकि जब मैंने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा था और समझा था, मुझे काफ़ी समय लग गया था उसको समझने के लिए, बट आई गॉट दैट, मैंने उसको समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको बोलते हैं टॉरॉइड जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इसको बोलते हैं फ्री जोन यानी आर्कटिक रीजन, ठीक है। अब ये जो जोन्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे। आपको ये तो पता ही है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपनी ही एक्सिस पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका झुकाव है वो ही जो दिनचर्या है, डे एंड नाइट, दोनों को लाने में कहीं ना कहीं कारगर होता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आज के समय में, जिस समय पर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय पर जो पृथ्वी है ना, अगर यहाँ पर मान लीजिए तो ये यहाँ पर सन है, तो हमारी जो पृथ्वी है सन के काफ़ी समय मतलब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का जो सीज़न है वो चल रहा है। मगर वहीं पर जब हमारी जो पृथ्वी है वो घूमकर यहाँ पर आती है यानी सबसे ज़्यादा दूर होती है, तब हमारे यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ पड़ती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी जो हमारी पृथ्वी है वो इधर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। सॉरी, इधर की तरफ टिल्टेड, जैसे कि ये जो टिल्टेड है इधर की तरफ है, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वो कहीं ना कहीं पीछे की साइड है, ठीक है। ये पीछे की साइड है। मैं आपको जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा आसानी से समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मिस आउट हो जाएंगी। मगर फिर भी एक सिंपल सा जान लीजिए कि यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है होकर गुजरेगी, तो इसलिए हमारे यहाँ पर अभी सर्दियाँ पड़ रही हैं। जब हम यहाँ से गुजरेंगे तब हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर बरसात का मौसम चालू हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया, इक्वेटर ये होती हैं हमारी लॉन्ग लैटिट्यूड्स और ये होती है हमारी लैटिट्यूड। अब ये जो लैटिट्यूड होती हैं, ये जो लाइन है वो एक पॉइंट पर ऊपर और नीचे आकर मिल जाती हैं। ये आप लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जब आप इधर को जाएंगे यानी प्राइम मेरिडियन से लेफ़्ट में जाएंगे तो जो टाइम है वो डिक्रीज़ होगा, और वहीं पर जब आप लेफ़्ट में जाएंगे तो वो टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यहीं से डेज़ एंड नाइट्स डिसाइड होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे होती है, जब मैं आपको आगे क्लाइमेट पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको इजीली बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। मगर एक और चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस करा कि मैंने मैप्स का जो सेक्शन है कंट्री वाइज वो डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि देखिए मैप का सेक्शन मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको बतानी है मुझे, ठीक है। जस्ट बाय नोइंग द कैपिटल एंड द करेंसी इनफ नहीं है, क्योंकि उसकी लोकेशन भी आपको जाननी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर एक कंट्री को भी लेंगे, एक कंट्री को भी लेंगे तो 196 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं, तो उनको सबको कवर अप करने में 196 वीडियोज़ लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एक कंट्री में अगर एक वीडियो में दो भी करें तब भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम अलग से मैप को एकदम डिटेल में देखेंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे कि हमने टेम्परेचर भी देखा, अर्थ का टेम्परेचर, और डेंसिटी भी देखी, प्रेशर भी देखा। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है जब हम जो अर्थ की क्रस्ट है, जो अर्थ की ये जो क्रस्ट है, इससे हम जब अंदर की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है, बट नॉट एट द सेम रेट पर इंक्रीज़ नहीं होता। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता है, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो जानना है कैसे इंक्रीज़ होता है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, तो वो हमारे काम का नहीं है इस वक्त। हमारे काम का जो है वो पढ़ना है, क्योंकि हमें ज्योग्राफी के आंसर्स को लिखना है और वो आंसर्स यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं ईजिली। ठीक है, जब हम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ मतलब बढ़ना चालू करते हैं अर्थ की क्रस्ट से टुवर्ड्स दी कोर की तरफ, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, डेंसिटी भी और प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मीटियोराइट्स थे वो हमारे इनडायरेक्ट मेथड में फॉल करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा मीटियोराइट्स आते हैं और कुछ ये चीज़ें आती हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमने कहीं ना कहीं अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उसको समझने की प्रयास करा है, उसको समझने की कोशिश करी है, ताकि इसको हम आसानी से समझ लें और जान लें, और जो फिनोमिनाज अर्थ के ऊपर घट रहे हैं, जो क्लैमिटीज़ आने वाली हैं और आई हैं, उन सारी चीज़ों से हमें आसानी से जो टैकल कर सकें। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में ग्रेविटेशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड आती हैं और सिस्मिक एक्टिविटी आती है। अब ग्रेविटेशन कैसे भाई, ग्रेविटेशन कहाँ से आपको मतलब बता सकता है? देखिए ग्रेविटेशन जो है इसलिए बता सकता है आप हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो अर्थ के अंदर क्या होता है कि अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर मेटल है आयरन जब घूमेगा मतलब उसको किसी मैग्नेटिक कंपोनेंट के उसमें आएगा कांटेक्ट में, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब एक जगह पर, अब ये अर्थ है, मानकर चलिए ये अर्थ है, अब एक जगह पर तो अर्थ के जस्ट सेकेंड, अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और वहीं पर एक जगह पर बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर आ ही नहीं रही हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्या है कि जो मैग्नेटिक सोर्स है ना, जैसे कि यहाँ पर ये जो आउटर कोर है, ये जो इनर कोर है ये तो सॉलिड है, मगर आउटर कोर जो है वो लिक्विड पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आयरन काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, अब इस रोटेशन से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इसके यहाँ पर ये जो एस्थेनोस्फीयर है, मेंटल और एस्थेनोस्फीयर, अपर जो लेयर होती है मेंटल की, वो एस्थेनोस्फीयर में भी काउंट करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है जो मेंटल है, इसमें जो ना कुछ मटेरियल ऐसा है, आयरन वगैरह और भी पाया जाता है। ठीक है, मगर वो मेल्टेड नहीं है। अब वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आउटर कोर। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं अर्थ पर भी पाई जाएंगी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो अर्थ है उसकी यहाँ पर इस सतह पर ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ से अर्थ की जो दूरी है बहुत कम है। वहीं पर जब हम इक्वेटर से अर्थ की तरफ मूव करते हैं ना, तो जो अर्थ की दूरी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, ना कि एक ना कि एक जो सर्कल होता उस शेप में। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो ऊपर से चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मगर जो रियल शेप है ना इसकी अलग ही है थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम किसी भी पॉइंट को देख लें, अगर हम चौकोर लाइट को भी, ये चौकोर लाइट है, मानकर चलिए एक स्क्वायर लाइट है और ये काफ़ी दूर से अपनी लाइट को फॉल कर रही है, लाइट्स जो है ना रेज इमिट कर रही है। अब हम इसको एक पर्टिकुलर दूरी से देखेंगे तो ये भी हमें क्या दिखेगी, सर्कल ही दिखेगी। ठीक है, एक गोलाकार में ही दिखेगी। तो इसलिए वी कैन नॉट रियली इसका पता नहीं लगा सकते कि ये जो अर्थ की जो शेप है वो किस प्रकार की है। तो इसीलिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि अर्थ जो है ना हमेशा अपनी जो शेप है उसको चेंज कर रही है, मतलब एवर चेंजिंग जो शेप है ना वो है अर्थ की। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गई मैग्नेटिक ग्रेविटेशन के बारे में। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का भी यही हिसाब है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो मैटर है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस प्रकार का है, वो सारी चीज़ें हम कब पता चलेंगे। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मैटर जो मैंने आपको बताया कि अगर मान कर चलिए यहाँ पर
जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इमिट हो रही हैं तो इसको भी मैग्नेटाइज कर देंगे। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये भी तो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। मगर अगर यहाँ पर वो कंपोनेंट नहीं है तो ये चीज़ मैग्नेटाइज कैसे होगी? तो साइंटिस्ट जो ज्योग्राफर्स हैं और जो क्या नाम है खगोलीय जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उन्होंने ये पता लगा सकते हैं कि इस खोज से, इस तरकीब से, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पर इस प्रकार का मेटल पाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मेटल पाया जाएगा तो उससे हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मटेरियल अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बता ही देंगे। ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अर्थ के बारे में पता चलती है। तो अब चलते हैं आगे। अब आगे अगर हम बात करें तो सिस्मिक एक्टिविटी आती है। सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है? आप इसे साइस्मिक कर लीजिए और सिस्मिक कह लीजिए, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है? सिस्मिक एक्टिविटी एक मेथड होता है जिसमें हम अर्थ में जो है ना, मानकर चलिए ये जस्ट अ सेकेंड, ये एक अर्थ है। ठीक है, हमने एक सिस्मिक एक्टिविटी करी, जस्ट हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ में एनर्जी को रिलीज़ करा, जस्ट टू नो व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ, कि अर्थ के अंदर है क्या। वो सारी चीज़ें जानने के लिए कि जब भी तो हमें भी ये पता चले कि पहले क्रस्ट आती है, फिर मेंटल आती है। मेंटल काफ़ी बड़ी है, उसकी जो लेंथ है यानी जो दूरी है कोर से वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आउटर कोर आता है, फिर उसके बाद इनर कोर आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? हमें ये सारी चीज़ें इसी तरीके से पता चली हैं क्योंकि हमने सेस्मिक एक्टिविटी का प्रयोग करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को जांचा, हमने ग्रेविटेशन को जांचा। ठीक है, ये सारी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ थी और इंक्लूडिंग मीटियोर्स। ठीक है, मीटियोर्स क्योंकि मीटियोर्स बाहर से आते हैं, वो जब हमारी अर्थ की कक्षा में घुसते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करते हैं तो वो बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न होने की वजह से हमें उनसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए हमने जो इनडायरेक्ट और भी एक्टिविटीज़ थी उनको इंक्लूड करा। ठीक है, अब इसमें सेस्मिक एक्टिविटी में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से अर्थ के अंदर क्या करा, एक जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज़ करी। वो जो एनर्जी है वो ट्रैवल करी और वो दो भागों में बट गई। ठीक है, वो दो भागों में कैसे बटी अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मगर जहाँ से हमने वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ करी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो टू दैट पॉइंट। अब मानकर चलिए यहाँ से हमने ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है वो रिलीज़ करी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट, ठीक है, जहाँ से रिलीज़ हुई है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं ना तब भी हम यही सारी चीज़ें जांचते हैं, तो इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एनर्जी ट्रैवल करना चालू कर देगी। अब एनर्जी ट्रैवल कर रही है, मगर एक चीज़ हमने देखी कि जो एनर्जी है वो दो भागों में बटी, दो पार्ट में बटी, और दो भागों में बटने के बाद हमें पता लगा कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ एनर्जी ऐसी है, एक एनर्जी जिसको बोला गया है बॉडी वेव्स और दूसरे को बोला गया है सरफेस वेव्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखिए, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहना है आपको। ठीक है, ये जो बॉडी वेव्स हैं हमने जो वो जो करा था, मतलब एक्सपेरिमेंट अर्थ की जो कोर की तरफ यानी टुवर्ड्स दी कोर की तरफ अर्थ में एक तरह की एनर्जी को रिलीज़ करा। उसके बाद हमें पता चला कि जो अर्थ की अंदर जो है ना मेंटल के बाद जो आउटर कोर आता है वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद जो फॉर्म वो आते हैं क्या नाम है कोर, वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब जो हमने एनर्जी को ट्रांसमिट करा उसके बाद हमने एक बॉडी वेव्स को ट्रांसमिट करा था। उसके बाद जब बॉडी वेव्स का रिजल्ट आया ना, वो उसमें से एक और मोशन ऑफ पार्टिकल निकल कर आया जिसको नाम दिया हमने क्या, सरफेस वेव्स। हमने नहीं, मतलब ज्योग्राफर्स होते हैं जिन्होंने ये टेस्ट करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, अब बॉडी वेव्स क्या है? बॉडी वेव्स में क्या होता है कि एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है। एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद ये जो बॉडी वेव्स हैं थ्रू आउट द अर्थ ट्रैवल करती हैं। ठीक है, थ्रू आउट द अर्थ ट्रैवल करती हैं। मगर वहीं पर सरफेस वेव्स की जो केस है सरफेस वेव्स का, उसमें ऐसा केस नहीं होता। उसमें क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये है सरफेस वेव, अब सरफेस वेव में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यहीं पर एक तरीके से फॉल्ट वगैरह जनरेट होता है, जिससे कि क्या है कि भूकंप वगैरह आते हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जान माल और कहीं ना कहीं जो अदर जो पशु पक्षी हैं उनकी बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस और जो सोशल लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल है, जब हमने वेव्स को ट्रैवल करवाया, मान कर चलिए यहाँ से ये अर्थ को
ट्रैवल करवाया। अब यहाँ से इधर की साइड भी तो वेव जनरेट हो रही हैं। अब ये जो वेव जनरेट हो रही है ये सरफेस वेव जनरेट हो रही हैं, ठीक है। ये जो सरफेस वेव है यहाँ पर पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलर, सरफेस वेव के परपेंडिकुलर, यानी जो वेव है वो तो इधर की साइड जा रही है। अब ये जो पार्टिकल हैं वो रोटेशनरी फॉर्म में है, ठीक है, जिन्हें बोला गया है रेले वेव्स। और जो पार्टिकल परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, मगर जो डायरेक्शन है वेव का वो इधर की तरफ है, तो इनको बोला गया है लव वेव्स, ठीक है। ये होती हैं सरफेस वेव। क्योंकि सरफेस वेव ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुई, क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करी हैं आगे नीचे तक, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एक तरीके से प्रभाव देखा गया, इम्पैक्ट देखा गया, वो सरफेस पर ही, क्रस्ट पर ही देखा गया है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया है। वहीं पर बॉडी वेव जो है वो थ्रू आउट द अर्थ बॉडी, क्योंकि थ्रू आउट यानी अर्थ की जितनी भी स्ट्रक्चर है उसमें से पूरी की पूरी ट्रैवल करी है, इसलिए इन्हें बॉडी वेव्स को हमने यूटिलाइज करा है जस्ट टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बॉडी वेव्स को फर्दर क्लासीफाई करा गया दो प्रकार में। पहली कौन सी है? पहली है पी वेव, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव। दूसरी है सेकेंडरी वेव, जिनको बोलते हैं हम एस वेव, ठीक है। अब जो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में क्या फ़र्क है? देखिए, प्राइमरी वेव जो हैं वो कहीं ना कहीं जो साउंड वेव होती है ना उन्हीं के सिमिलर हैं, उन्हीं के समान है, ठीक है। अब ये जो हैं वो हर एक प्रकार के जो मीडियम होता है वहाँ से ट्रैवल कर लेती हैं, बट इट इज़ नॉट द केस इन एस वेव, यानी सेकेंडरी वेव में ये केस नहीं है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं वो कहीं ना कहीं गैस का फॉर्म हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, हर किसी में से ट्रैवल कर पाती हैं, और ठीक है। अब ये जो एनर्जी की ट्रांसमिशन होता है, देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है ये इसके पैरेलल ही ट्रैवल कर रही हैं ये पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। मगर ये केस इसमें यानी सेकेंडरी एस वेव में नहीं होते। एस वेव अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर देखने के लिए मिलता है कि ये जो वेव्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी अर्थ को, जब अर्थ के अंदर से ट्रैवल कर लिया तो हमें पता लगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से हमें पता लगा कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब मान कर चलिए हमने यहाँ से पी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए भेजा, अब पी वेव्स थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल कर गई, मगर ये जो जोन है इसको बोला जाता है पी वेव शैडो जोन, क्योंकि यहाँ पर पी वेव नहीं पहुँची। अब वो क्यों नहीं पहुँची मैं आपको बता देता हूँ। अब जब हमने यहाँ से ट्रैवल करवाया तो ये रिफ्रैक्ट हुई, इनका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर दोबारा इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ा है 12th क्लास में, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ते हैं ईजीली। तो यहाँ पर ये जो पी वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं, दे आर गेटिंग डाइवर्टेड टू दियर ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही हैं, इसलिए हमें ये जो शैडो जोन है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये तो पूरी की पूरी ट्रैवल कर जाती हैं, ठीक है, थ्रू आउट हमें देखने के लिए मिलती हैं, बट वहीं पर ये जो केस है हमारे साथ एस वेव के साथ नहीं होता, क्योंकि एस वेव के साथ ये केस इसलिए नहीं होता, हम एस वेव में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो क्योंकि एस वेव खाली सॉलिड जो फॉर्म होती है वहीं से ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप देखिए, जस्ट लेट मी रेज। अब ये जो पार्ट है ये सॉलिड है, बट ये तो लिक्विड है ना, इसलिए यहाँ से एस वेव क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है। अब जब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से पी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए नीचे भेज दिया तो पी वेव्स तो अक्रॉस दी बॉडी ऑफ द अर्थ ट्रैवल कर गई और हमें जानकारी दे दी। जब हमने इनको जो सेस्मिक स्केल जो होता है उस पर हमने जब इनको मापा तो हमें कहीं ना कहीं अर्थ की जो स्ट्रक्चर है, लेयर्स हैं और जितनी भी रॉकिंग मटेरियल पाए जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। अब वो कैसे पता चली? क्योंकि जब पी वेव ने ट्रैवल करना चालू करा ना तो हमने देखा कि उनकी जो वेलोसिटी है ना कहीं पर ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अब वो क्यों? क्योंकि
क्योंकि जो ये वाली स्फीयर है ना, इसमें भी तो मॉल्टन लावा पाया जाता है, कहीं ना कहीं फिर वो रिफ्रैक्ट होंगे, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर जो उन्हें सॉलिड स्टेट मिलेगी फिर वो ट्रैवल कर जाएंगे। क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड जो फॉर्म होती है ना, सॉलिड जितने भी प्रकार के सॉलिड होते हैं उनमें बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाता है साउंड, ठीक है। वहीं पर वैक्यूम जो है, वैक्यूम में अगर आप बोलोगे तो वहाँ पर साउंड जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाता। वो क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल मोशन होना चाहिए साउंड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब पी वेव्स ट्रैवल करती हैं तो कहीं पर तो उनको लिक्विड फॉर्म मिल जाती है, इसलिए उनकी जो पी वेव की जो एक्टिविटी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी पाया गया, अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसमें और अपनी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसमें भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमें ये जो शैडो जोन है ये प्राप्त होता है दोनों ही तरफ, ठीक है। अब चलते हैं एस वेव की तरफ, मगर अभी पी वेव्स के बारे में कुछ और जानकारी रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो पी वेव्स हैं ये डेंसिटी के हिसाब से ही ट्रैवल करती हैं, जैसी डेंसिटी वैसा इनका ट्रैवल रहेगा। अगर लिक्विड डेंसिटी है तो उसके हिसाब से स्पीड कम हो जाएगी, और वहीं पर सॉलिड है तो वहीं पर इनका ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मगर ये पी वेव जो हैं वो ट्रैवल कर ही लेती हैं, ठीक है। अब ये जो वेव्स हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ ट्रैवल करती हैं। और सेकेंडरी वेव की बात करें, जब हमने सेकेंडरी वेव को सिस्मिक स्केल पर नोट डाउन करा तो इनमें कहीं ना कहीं हमें लैग दिखा, ये कहीं ना कहीं बहुत देर में पहुंची और नीचे तक ना भी आई हैं, ठीक है। अब ये जो है इसलिए सॉलिड, जब हमने ये देखा कि ये जो है ना नीचे तक नहीं आ पाई हैं और इनमें लैग पाया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर तो हमने देखने के लिए मिलेगी, मगर वहीं पर दूसरी जगह जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर हमें ये वेव हमें देखने के लिए नहीं मिली, तो हमने ये लगाया कि ये जो वेव है ना कहीं यहाँ तो जब ये डिफ्लेक्शन पाया गया तो इन्होंने भी अपना पाथ चेंज कर लिया। तो ये पाथ चेंज क्यों हुआ? और वहीं पर जब एस वेव की बात करें तो उन्होंने जहाँ पर पी वेव ने पाथ चेंज करा वहीं पर जो एस वेव है वहाँ से ट्रैवल ही नहीं करा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड आयरन पाया जाता है, लिक्विड लेयर है ये, और वहीं पर लिक्विड में जो पी वेव की जो स्पीड थी वो कम हो गई, ठीक है। इसलिए हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो एस वेव है वो काफ़ी बड़ा शैडो जोन क्रिएट करती हैं, इसलिए इस जोन को बोला जाता है एस वेव शैडो जोन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्योंकि देखिए एस वेव जो है ना कहीं ऊपर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ही ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे बात करें तो एस वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मैटर, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं? क्योंकि जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी इनकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मोशन है पार्टिकल का एस वेव में परपेंडिकुलरली ट्रैवल करता है, ठीक है। जो पार्टिकल मोशन है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेव तो सीधी जा रही है, देखिए वेव तो इस तरफ सीधी जा रही हैं, और जो पार्टिकल मोशन है ना वो इधर 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 ऊपर नीचे हो रहा है, तो परपेंडिकुलर ही तो है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर एस वेव जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, और वो एक समय के बाद तो हमें देखने के लिए ही नहीं मिलती हैं, तो इसलिए उस जो पर्टिकुलर जोन है उसको बोला गया है एस वेव शैडो जोन, ठीक है, मेंटल में। चलते हैं अब आगे। तो आगे की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट देखने के लिए मिली है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि डेंसिटी की वजह से एक पर्टिकुलर जोन है उसमें डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वो देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर पी वेव हमने चालू करी, पी वेव ये है, ये पी वेव है। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये पी वेव है हमारी, यहाँ पर हमने इनको यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रैवल करवाया, यानी दोनों का पॉइंट मान लीजिए यही है, ठीक है। दोनों का पॉइंट जब यही है यहाँ से ट्रैवल करवाया, तो यहाँ से पी वेव जो है उनकी स्पीड में भी काफ़ी जो बर्ताव है ना अलग अलग देखने के लिए मिले। उनकी स्पीड जो है ना कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई, मगर रेट ऑफ द स्पीड जो चेंज हो रहा था वो सेम नहीं रहा, वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने लगे, ठीक है। मगर वहीं पर जब हमने एक समय के बाद देखा कि उनकी स्पीड में भारी गिरावट आई है, भारी गिरावट होने के बाद फिर वो जब आगे बढ़ी हैं तो वो दोबारा चलकर निकली,
जब वो कोर के बाहर निकल गई, कोर के बाहर निकलेंगे तो दोबारा उनकी स्पीड ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है ना, इनकी जो स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला है कि पी वेव्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया। ऊपर जो मेंटल थी उसमें भी डिफरेंस देखने के लिए मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि मेंटल में भी तो मैग्मा हो सकता है और मेंटल में भी तो सॉलिड लेयर हो सकती है, सॉलिड रॉक्स हो सकती हैं, और सॉलिड में से तो पी वेव आसानी से ट्रैवल कर जाती है। और वैसे ही मैग्मा में से जब ट्रैवल करती है तो उसमें जब सॉलिड में से मैग्मा में ट्रैवल करेगी तो कहीं ना कहीं स्पीड कम होगी, फिर सॉलिड में जाएगी तो फिर स्पीड ज़्यादा होगी, फिर मैग्मा में, फिर सॉलिड में, फिर मैग्मा में, फिर सॉलिड में। तो यही जो सर्कल चल रहा, इसने कहीं ना कहीं स्पीड को हमें दिखाया कि यहाँ पर जो अर्थ की इंटीरियर है उसमें काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ मेटल या मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर एस वेव की अगर बात करें तो एस वेव एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद रुक गई। क्यों? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ये आउटर कोर वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड में जो एस वेव है वो ट्रैवल नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर इनर कोर तो भाई है ही सॉलिड, तो इनर कोर में तो इजीली ट्रैवल कर ही जाएंगे। तो ये पूरी वीडियो थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एक पिछली वीडियो थी, एक वाली वीडियो थी। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, इंटीरियर देख लिया कि अर्थ की जो लेयर है, अर्थ में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको लेयर्स में डिवाइडेड है, लेयर्स में डिवाइडेड, ठीक है। इससे हमने यही पता चला है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब एस जो वेव थी वो ट्रैवल नहीं कर पाई, तो हमने ये इन्फर करा कि कहीं ना कहीं एक जो लिक्विड आयरन की लेयर है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वो जो जोन है वो दो डिफरेंट लेयर्स को मिलाने वाला जोन है। तो ये थी वीडियो इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा देखा आपने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।